अस्सलाम वालेकुम बच्चों, भली कार। 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में आज हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इजी टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को समझते हैं, लेकिन थोड़ा आप ये समझ लें कि ये जो लाइन है ये लाइन वर्टिकल है। ये लाइन क्या है? वर्टिकल। ठीक है, और वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस। लाइन वर्टिकल है और उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। जैसे ये पेन अभी ये वर्टिकल है, ये पेन क्या है अभी? वर्टिकल। और हम कहेंगे ये पेन कौन से एक्सिस पे? ये पेन वाई एक्सिस पे है। ये एक्सिस, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल, और हम इसको कहेंगे एक्स एक्सिस। जैसे ये पेन, अब फर्ज करें ये पेन अभी वर्टिकल है और कौन से एक्सिस पे? वाई पे। लेकिन अगर इसको मैं यूं कर दूं तो ये पेन अभी आ गई एक्स एक्सिस पे और क्या हो गई? ये हॉरिजॉन्टल। पेन को मैं कैसे पकड़े हुए हूँ? हॉरिजॉन्टली पकड़े हुए हैं। और कौन से एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पे। अच्छा, जब एक लाइन वर्टिकल हो और एक लाइन हॉरिजॉन्टल तो हम कहेंगे ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर। ये लाइन है तो वर्टिकल, ये लाइन है तो हॉरिजॉन्टल, लेकिन एक दूसरे के हिसाब से ये क्या है? परपेंडिकुलर। क्यों है परपेंडिकुलर? क्योंकि दोनों के बीच में एंगल, यहाँ पर ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, ये यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, इसलिए हम कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर है। अब रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इजी है। फर्ज करें मैं पेन पर फोर्स लगा रहा हूँ, ऊपर की तरफ। कहाँ पर लगा रहा हूँ? ऊपर की तरफ। कौन से एक्सिस पे लगा रहा हूँ? एक्स एक्सिस पे। कौन से एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। यानी ये जो पूरा का पूरा फोर्स लग रहा है ना, वो एक्स एक्सिस पे लग रहा है, वाई पे 0। वाई पे कितना लग रहा है? 0। पूरा का पूरा फोर्स एक्स पे लग रहा है, अच्छा सॉरी वाई पे लग रहा है। अभी ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये फोर्स मैं कौन से एक्सिस पे लगा रहा हूँ? यूं लगा रहा हूँ या यूं? अगर मैं यूं लगा रहा हूँ तो ये एक्सिस है वाई, तो ये फोर्स लग रहा है वाई एक्सिस पे। पूरा का पूरा फोर्स वाई एक्सिस पे लग रहा है, एक्स पे 0 लग रहा है। लेकिन जब मैं पेन के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं या इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो ये फोर्स मैं पेन पर, अच्छा कौन से एक्सिस पे लगा रहा हूं? एक्स एक्सिस पे। कौन से पे? एक्स एक्सिस पे। और वाई पे ये जो फोर्स है वो 0 है। ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस की रेजोल्यूशन हम नहीं करते। हम ऐसे फोर्सेस की रेजोल्यूशन नहीं किया करते। क्यों? क्योंकि ये फोर्स सिर्फ एक ही एक्सिस पे लग रहा है। कौन से एक्सिस पे लग रहा है? सिर्फ एक एक्सिस पे, या तो एक्स पे या तो वाई पे। अब फर्ज करें ये फोर्स मैंने ऊपर की तरफ लगाया, ये बॉल पड़ी थी। ठीक है, बॉल पे फोर्स लगाया ऊपर की तरफ। कौन से एक्सिस पे लगाया है? वाई पे। ठीक है, ये पूरा का पूरा फोर्स फर्ज करें 10 न्यूटन का लगाया, ये पूरा का पूरा फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और एक्स एक्सिस पे जो है वो 0 फोर्स लग रहा है। अब ये जो बॉक्स है इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ कौन से एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। ये पूरा का पूरा फोर्स एक्स एक्सिस पे लग रहा है, वाई पे जो है वो 0 है। तो ऐसे फोर्सेस की रेजोल्यूशन हम नहीं किया करते। लेकिन जब फोर्स ना वाई पे लगे और ना ही एक्स पे लगे, ये फोर्स थोड़े से एंगल पे लगे, जैसे अब मैं फोर्स लगा रहा हूँ यूं इस डायरेक्शन में, देखिए फोर्स ना एक्स पे लगाया ना ही फोर्स वाई पे लगाया, ये हमने फोर्स एंगल पे लगाया। ठीक है, जैसे इसका अगर मिसाल दूं, मेरे हाथ में सूटकेस है, सूटकेस को पकड़ के मैं यूं चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये फोर्स मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, ना इसको सूटकेस को ऊपर खींच रहा हूँ और ना ही सूटकेस को इधर खींच रहा हूँ, मैं इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ। तो ऐसे फोर्स की हम करते हैं रेजोल्यूशन।
ऐसे फोर्स की हम क्या करते हैं, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि उस फोर्स को अपने कंपोनेंट्स में तोड़ देना। जैसे फर्ज करें ये फोर्स, जब मैंने फोर्स लगाया इस ऑब्जेक्ट पे, फर्ज करें ये ऑब्जेक्ट प्राइस पे फोर्स लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट क्या इधर से, अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँच गया, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, इस पॉइंट तक पहुँचा। पहले यहाँ था, अब कहाँ है, यहाँ पर, यानी तकरीबन इस पॉइंट तक आ चुका है। अब वही बॉल क्या ऊपर नहीं गया है क्या, यहाँ सिर्फ आगे की तरफ गया है। ये बॉल आगे की तरफ भी गया है और ऊपर की तरफ भी गया है। ये बॉल तकरीबन यहाँ पर भी पहुँच चुका है, यानी बॉल आगे भी बढ़ा है और ऊपर भी। यानी जो फोर्स है ना, वो ये वाला फोर्स, इसका कुछ इफेक्ट एक्स एक्सिस पे है और कुछ जो है इफेक्ट वो वाई एक्सिस पे भी है। जैसे ये देखे ना, ये पूरा का पूरा बॉल ऊपर की तरफ जाएगा, तो इस फोर्स का जो इफेक्ट है वो पूरा का पूरा वाई एक्सिस पे। ये डब्बा इधर को जाएगा क्योंकि इस फोर्स का पूरा इफेक्ट एक्स एक्सिस पे है। लेकिन ये जो फोर्स हमने लगाया ना, इसका इफेक्ट कुछ एक्स पे है, कुछ वाई पे है। तो ये फोर्स कुछ एक्स एक्सिस पे भी लग रहा है, कुछ वाई एक्सिस पे भी लग रहा है, कुछ एक्स पे भी लग रहा है और कुछ वाई पे भी लग रहा है। तो अब हमें ये मालूम करना है कि ये फोर्स, फर्ज करें फोर्स है 30 न्यूटन का, कितना है, 30 न्यूटन का। अब इस डायरेक्शन में 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन इसका जो इफेक्ट है यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कितना हुआ, 5, 10, 20, और यहाँ पर वाई पे कितना हुआ, 5, 10, 20, 30 कितना हुआ। तो वो मालूम करने के लिए हम फोर्स की रेजोल्यूशन करते हैं, यानी एक ही फोर्स को दो कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। एक फोर्स को दो कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। एक कंपोनेंट होता है x और दूसरा कंपोनेंट होता है y। क्योंकि फोर्स बॉल इधर को भी गया है, ठीक है, तो एक फोर्स तो इधर पे भी लगा है और एक फोर्स ऊपर की तरफ भी लगा है। एक कंपोनेंट x और दूसरा कंपोनेंट y। तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसको हम कहेंगे f(x) और ये वाला जो कंपोनेंट है हम इसको कहेंगे f(y), क्योंकि इस फोर्स का कुछ हिस्सा x पे लगा है तो हम इस फोर्स को f(x) कहेंगे, और इसी फोर्स का कुछ हिस्सा y पे लगा है तो इसको हम f(y) कहेंगे। इस प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। यानी एक फोर्स को, कौन से फोर्स को, एक फोर्स को आप दो कंपोनेंट्स में तोड़ दें, लेकिन वो कंपोनेंट्स क्या हो, परपेंडिकुलर। अब देखें ये f(y) और ये f(x), ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर हैं। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। डेफिनेशन इसकी लिखें, द प्रोसेस ऑफ splitting forces into its perpendicular components। ऐसा प्रोसेस जिसमें आप एक फोर्स को उसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ दें, और वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन से हैं, एक है f(x), तो मैं यहाँ लिखता हूँ i.e. f(x) एंड f(y). क्लियर हो गया जी। अब जो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है वो तो हम समझ चुके हैं कि एक फोर्स को दो कंपोनेंट्स में तोड़ देना। अब ये तो फोर्स हमें पता है, ये जो एंगल पे फोर्स लगेगा ना वो तो हमें पता होगा वो कितना है, लेकिन ये f(x) कितना होगा और f(y) कितना होगा, ये कैसे मालूम किया जाए। मेरे कहने का मतलब है जो हम फोर्स एंगल पे लगा रहे हैं वो तो हमें पता होगा कि वो 20 न्यूटन है, 30 है, 40 है, 50 है, वो हमें पता, लेकिन जो f(x) कितना है और f(y) कितना है वो हमें नहीं पता। वो हम कैसे मालूम करें।
तो वो मालूम करने के लिए आपके पास इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशंस हैं? एक है एफ एक्स की, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एफ कोस थीटा। क्लियर हो गया? एफ एक्स एफ कोस थीटा। और एफ वाई की जो है इक्वेशन वो है एफ साइन थीटा। अब ये वाली इक्वेशन कहाँ से आई और ये वाली इक्वेशन कहाँ से आई, ये आपके बुक में लिखा हुआ है, और उसकी डेरिवेशन में इस वीडियो में नहीं करवा रहा। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों की डेरिवेशन इस वीडियो में नहीं करवा रहा। ये कहाँ से आए वो नहीं बता रहा। अगर आपको इनकी डेरिवेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं डेरिवेशन के लिए अलग वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप ये समझें कि एफ एक्स को मालूम करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक चाहिए एफ जो कि हमें मिला होगा, ठीक है, और दूसरा हमें चाहिए ये जो थीटा का कोस। थीटा क्या होगा? ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ये और ये जो फोर्स है, ये वाला जो एंगल पे फोर्स लग रहा है, तो इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड या एक्स एक्सिस और इस फोर्स दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है उसको हमने कहा है थीटा। फर्ज करें यहाँ पर एंगल बना है 45 डिग्री, तो थीटा की जगह पे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 45। अच्छा, मैं बता देता हूँ। जैसे अब ये फोर्स है ना, ये वाला फोर्स, ये कितने न्यूटन का है? 30 न्यूटन का। तो मैं इसको यूँ लिखूँगा। अगर मुझे एफ एक्स मालूम करना है तो मैं कैसे लिखूँगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कितना है? 30 न्यूटन। उसके बाद एफ और कोस थीटा के बीच में कोई निशानी है? नहीं, कोई निशानी नहीं लिखी गई, यानी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की निशानी। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की निशानी आ गई। उसके बाद है कोस थीटा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोस, और थीटा कितना है? थीटा है 40 डिग्री, 40 डिग्री, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 40। अब इस 30 को और इस कोस 40 को क्या कराना है? मल्टीप्लाई कराना है। लेकिन हम डायरेक्ट इस 30 को इस 40 से मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। पहले हम इस 40 की कोस निकालेंगे, इस 40 की क्या निकालेंगे? कोस निकालेंगे। अगर आपको नहीं पता कि ये जो कोस होती है वो कैसे निकालनी होती है, कैसे निकाली जाती है, या ये जो साइन है ये कैसे निकाली जाती है, तो आप इंटरनेट पर, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू सोल्व साइन और कोसाइन, ठीक है, तो आपको वो पता चल जाएगा। तो एफ एक्स ये आ गया 30, और फर्ज करें 40 डिग्री का जो कोस है, फर्ज करें वो है 0.7। अब ये इसकी कोस हमने जो है वो सोल्व कर दी। उसके बाद हम दोनों को आराम से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। जो जवाब आ गया वो आ गया एफ एक्स का। क्लियर हो गया जी। और इसी तरीके से आप एफ वाई भी मालूम कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने एफ एक्स मालूम किया, क्या किया हमने? एफ की वैल्यू रखी, फिर कोस रखा, और फिर थीटा की वैल्यू रखी। फिर ये जो 40 थीटा था, जो 40 डिग्री था, उसकी कोस हमने छुड़ाई, फिर दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा लिया। इस तरीके से हमें मिल गया एफ एक्स। अब एफ वाई भी आप ऐसे ही सोल्व कराएंगे। हाँ जी, तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि अगर आपके पास कोई एक फोर्स मिला हुआ है आपको, ठीक है, और वो किसी एंगल पे मिला हुआ है, ना ही वो एक्स एक्सिस पे ना ही वाई पे, वो यूं एंगल पे मिला हुआ है, तो आखिर हम कैसे मालूम करें उसके? अच्छा, वो जो फोर्स एंगल पे मिला हुआ है तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं, एक वाई वाला कंपोनेंट और एक्स वाला कंपोनेंट, इन दोनों कंपोनेंट्स में हम इस फोर्स को स्प्लिट कर दें। इस प्रोसेस को कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। और आखिर एफ एक्स कितना होता है और एफ वाई कितना होता है, तो वो मालूम करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन मौजूद है। अगर एफ एक्स मालूम करना है तो ये वाली इक्वेशन, और अगर एफ वाई मालूम करना है तो ये वाली इक्वेशन, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं, ये सीखेंगे कि एफ एक्स की जो ये वाली इक्वेशन है ये कहाँ से आई। उसके बाद ये जो एफ वाई की इक्वेशन है ये कहाँ से आई, क्योंकि ये डेरिवेशन
आपके बुक में लिखी हुई है, तो इसलिए ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि एफ एक्स कहाँ से आया और एफ वाई कहाँ से आया। क्लियर है जी। तो अब ये जो एफ एक्स कहाँ से आया, एफ वाई कहाँ से आया, वो आया है इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। अगर आपको याद हो, नहीं याद तो मैं याद दिला दूं कि इससे पिछले वाले लेक्चर में कुछ लेक्चर से पहले हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और वो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे हमने। एक साइन थीटा ये वाला, एक कोस थीटा ये वाला, और एक टेंजेंट थीटा। अभी यहाँ पर 2 रेशियोज, 2 इक्वेशन हमने बनाई है, वो इन 2 रेशियोज से बनाई हुई है, एक साइन थीटा से और एक कोस थीटा से। तो सबसे पहले आते हैं कि ये जो एफ एक्स वाली इक्वेशन है ये हमने कहाँ से बनाई। ठीक है, अब ये समझने के लिए आप फिर से वो हम आ जाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल पे। ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं, इस ट्रायंगल को कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये एक इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक लाइन होती है वो वाई पे होती है, दूसरी एक्स पे होती है, और तीसरी जो होती है वो एक्स से शुरू होती है, वाई पे ख़त्म होती है। जो ये वाली लाइन होती है इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर, जो ये वाली लाइन होती है उसको कहा जाता है बेस, और जो ये वाली लाइन होती है उसको कहा जाता है हाइपोटेन्यूस। ये हमने पढ़ रखा है। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सर्च कर लें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बाय साइंस वाला। ठीक है जी। इस ट्रायंगल को कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो एक एंगल है ना, अच्छा इसके टोटल 3 एंगल हैं, एक ये, एक 3 एंगल बन रहे हैं, इसलिए इसको ट्राई एंगल कहा जाता है। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का। अब ये वाले परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। जो बेस होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है, ठीक है, और जो परपेंडिकुलर होता है वो वाई एक्सिस पे होता है, और जो हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, वो किसी एक्सिस पे नहीं होता। हमने इस एंगल को ओ का नाम दिया है, इसको बी का और इसको ए का। ठीक है, इस पॉइंट को ओ का नाम दिया है, इस पॉइंट को बी का, और ये वाली पॉइंट को ए का नाम दिया है। अब जब भी मैं कहूँगा ओ बी, तो मैं किस लाइन की बात कर रहा हूँ? तो मैं बात कर रहा हूँ बेस की, क्योंकि ओ और बी के दोनों पॉइंट्स के बीच में जो लाइन आती है वो कौन सी आती है? बेस आता है। अगर मैं कहूँ ओ ए, क्या कहूँ? ओ ए, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ओ ए मतलब हाइपोटेन्यूस, क्योंकि ओ और ए के बीच में आता है हाइपोटेन्यूस। अगर मैं कहूँ बी ए, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी। अब सर इस वाले इसको देखें रेशो को। अच्छा, ये जो फोर्स है, फर्ज करें मैंने फोर्स लगाया हुआ है यूं मैंने फोर्स लगाया हुआ एंगल पे, तो ये आ गया उसका एक्स कंपोनेंट, ये आ गया उसका वाई कंपोनेंट। क्लियर हो गया? ये हो गया एफ एक्स, ये हो गया एफ वाई, और ये हो गया एफ। अब ये जो साइन थीटा वाला रेशो है, अच्छा हमें इक्वेशन किस किस की इक्वेशन चाहिए? हमें एक इक्वेशन चाहिए एफ एक्स की, दूसरी इक्वेशन चाहिए एफ वाई की, एक एफ एक्स की इक्वेशन, ठीक है, जो ये वाली है, और दूसरी एफ वाई की जो ये वाली है। अगर हमें एफ एक्स चाहिए तो हमें इन दोनों में से कौन सा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करना चाहिए, ये वाला कि ये वाला जो हमें एफ एक्स मिले? तो आप ज़रा इस ट्रायंगल को देखें। जो एफ एक्स है वो कहाँ पर पड़ा है? वो पड़ा हुआ है बेस के ऊपर। ठीक है, एफ एक्स कहाँ पे पड़ा हुआ है? बेस के ऊपर। तो हमें यहाँ से वो वाला फॉर्मूला चूज़ करना है जहाँ पर बेस का जिक्र हो। तो यहाँ पर कहीं बेस का जिक्र है? नहीं है। यहाँ देखिए बेस का जिक्र है, तो यहाँ पर बेस पड़ा हुआ है, तो हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? कोस थीटा वाला। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे हम? कोस थीटा वाला। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब जो बेस है उसको हम ओ बी भी कह रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बेस की जगह पे क्या लिखूँगा? ओ बी।
आप यहाँ पर बेस भी लिख सकते हैं, मैंने पर यहाँ पर क्या लिखा है ओ बी, उसके बाद अपान में, क्योंकि आपके बुक में ओ बी लिखा हुआ है इसलिए आप कंफ्यूज ना हो कि ओ बी कहाँ से आया। ठीक है, मैं यहाँ पर बेस भी लिख सकता था लेकिन यहाँ पर मैंने ओ बी लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब बेस के बाद यहाँ पर कौन सी चीज़ पड़ी हुई है, बेस के नीचे हाइपोटेन्यूस, और यहाँ पर हाइपोटेन्यूस कौन सा है, क्या वो एफ एक्स है, क्या वो एफ वाई है, या वो एफ है। तो हाइपोटेन्यूस की जगह पे क्या पड़ा हुआ है, एफ, तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगा, अच्छा एफ, लेकिन इसको हम कौन से लेटर से शो करेंगे, ओ ए से, ओ ए से, ओ ए। ठीक है, अब cos थीटा सेम रहेगा। ठीक है, ओ बी की जगह पे हम लिखेंगे एफ एक्स, ओ बी की जगह पे क्या लिखेंगे, एफ एक्स अपान में ओ ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एफ। ठीक है जी, ये बन गया फॉर्मूला। क्या बन गया जी, ये फॉर्मूला। लेकिन हमें यहाँ पर ये फॉर्मूला है cos थीटा का, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ एक्स, हमें क्या चाहिए, एफ एक्स। अब इस फार्मूले से अगर हमें एफ एक्स चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज, और मालूम है क्या करना, एफ एक्स। तो जब हम रीअरेंज करेंगे तो एफ एक्स क्योंकि ऊपर पड़ा हुआ है तो इसको हाथ नहीं लगाएंगे, एफ को हम बराबर के इस साइड लेकर आएंगे, ये जो एफ है इसको बराबर के इस साइड लेकर आएंगे। अब जब भी हम ऐसा करेंगे, एफ को इधर लाएंगे तो एफ एक्स के साथ डिवाइड हो रहा है, ये देखें ना क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जब एफ इधर आएगा तो यहाँ पर आकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो एफ यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर कोस के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ से एफ क्या हो गया, कट गया। अब बचा क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। तो ये फार्मूला आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। यानी ये वाला जो फॉर्मूला है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, इस रेशो से। हमने उस रेशो को भी यूज़ किया, इस ट्रायंगल को भी यूज़ किया, इन दोनों को यूज़ करके ये बनाया। उसके बाद हमने ये इक्वेशन बनाई और इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हमने एफ एक्स की इक्वेशन बनाई। अब सेम जो है वो केस है किसके साथ, एफ वाई के साथ। अगर हमें एफ वाई मालूम करना है तो एफ वाई मालूम करने के लिए भी हम यही करेंगे, लेकिन एफ एक्स मालूम करने के लिए हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ किया वो था कोस थीटा। एफ वाई मालूम करने के लिए हम यूज़ करेंगे कौन सा, साइन थीटा। उसका रीज़न, क्योंकि अगर हमें एफ वाई मालूम करना है तो एफ वाई आप देखें कहाँ पर है, क्या एफ वाई बेस पर है, नहीं, बेस पर कौन है, एफ एक्स। क्या एफ वाई हाइपोटेन्यूस पे, नहीं, हाइपोटेन्यूस पे क्या है, एफ है। तो एफ वाई कहाँ पर है, परपेंडिकुलर। ठीक है, कौन सी लाइन पर है, परपेंडिकुलर। तो अगर हमें एफ वाई चाहिए तो हमें ऐसा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जिसमें परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर साइन थीटा में है, कोस थीटा में परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम कौन सा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जैसा है वैसा लिख लेता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू, ऊपर क्या रखूँगा, परपेंडिकुलर, नीचे क्या रखूँगा, हाइपोटेन्यूस। ऊपर परपेंडिकुलर, नीचे हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ऊपर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर देखें परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, बी ए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा सबसे पहले बी ए, या इसको आप ए बी भी कह सकते हैं, बी ए या ए बी। अपान में परपेंडिकुलर के नीचे क्या है, हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस क्या है, ओ ए। तो नीचे मैं लिख लूँगा ओ ए। ठीक है, सेकंड स्टेप में साइन थीटा सेम रहेगा, बी ए कहाँ गया, बी ए, ये रहा बी ए। तो बी ए पे कौन सा फोर्स पड़ा हुआ है, एफ या एफ एक्स या एफ वाई। तो एफ यहाँ पर पड़ा हुआ है, एफ एक्स यहाँ पर पड़ा हुआ है, जो बी ए है इन दोनों के बीच में कौन है, एफ वाई। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एफ वाई, फिर अपान की निशानी सेम, फिर है ओ ए। अब ओ ए पे यहाँ पर क्या रखा हुआ है, एफ, तो मैं यहाँ पर क्या रखूँगा, एफ।
तो देखिए हमारी इक्वेशन ये वाली बन गई है, लेकिन हमें साइन थीटा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एफ वाई चाहिए। क्या चाहिए, एफ वाई। तो इसी इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के लिए, क्योंकि हमें एफ वाई चाहिए और एफ वाई ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, एफ वाई ऊपर पड़ा है तो इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, ये जो नीचे वाला एफ है इसको बराबर के इस साइड ले आएंगे। अब फिर से वहीं एफ, क्योंकि एफ वाई के साथ डिवीजन में है, एफ वाई से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, उस एफ वाई को डिवाइड कराए, तो जब ये एफ यहाँ पर आएगा बराबर के इस साइड आएगा तो ये साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो एफ को मैं यहाँ पर लेके आया, यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ से जो एफ वो चला गया। क्लियर हो गया जी। अब बचा क्या, एफ वाई, ये तो चला गया, तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो ये वाला फार्मूला हमने ये ट्रायंगल और साइन थीटा को यूज़ करके इस तरीके से हमने डिराइव किया। यहाँ पर तो जगह नहीं थी, लेकिन आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप रखना है, ठीक है। पहले वो स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर चौथे नंबर पे ये स्टेप, ठीक है। अब ये सब तो हो गया। लास्ट में अगर हमें फ़र्ज़ करें एफ़ मिला हुआ है, यानी जो एफ़ है वो एंगल पे मिला हुआ है, तो उस एफ़ से हमें, यानी उस फोर्स से हम एफ एक्स और एफ वाई कैसे मालूम करें, ये मैं आपको मालूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये फोर्स हमने लगाया किसी एंगल पे और फोर्स है 50, कितना है, 50 न्यूटन। अब ये आ गया एफ एक्स और ये आ गया एफ वाई, ठीक है, एफ एक्स और एफ वाई, और ये एंगल बन रहा है, ठीक है। एफ एक्स और एफ के बीच में जो एंगल बन रहा है, फ़र्ज़ करें ये एंगल है 60 डिग्री। तो आइए सबसे पहले एफ एक्स मालूम करते हैं, फिर एफ वाई। तो एफ एक्स मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स लिख लेते हैं, उसके बाद बराबर की निशानी। अब एफ कितना है हमारे पास, तो एफ है 50 न्यूटन, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इस एफ की जगह पे 50 न्यूटन। फिर एफ और कोस थीटा, एफ और कोस थीटा, इन दोनों के बीच में कौन सी निशानी है, कोई नहीं लिखी हुई, यानी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की निशानी है। फिर है कोस थीटा, तो कोस में लिख लूँगा सेम, और जो थीटा है, जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। ये जो थीटा है ना, ये वाला थीटा, इसका मतलब ये जो यहाँ पर जो एंगल होगा ना, वो अगर यहाँ पर ये एंगल 45 डिग्री का होता तो कोस के बाद में थीटा की जगह पर 45 लिखता। अगर ये 90 डिग्री होता तो थीटा की जगह पे मैं यहाँ पर 90 लिखता, लेकिन अभी ये कितना है, 60 डिग्री, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कोस 60। क्लियर हो गया। अब क्योंकि आप देख रहे हैं 50 और ये कोस 60 को क्या कराना है, मल्टीप्लाई, ठीक है, बस एक ही चीज़ करानी है, मल्टीप्लाई। लेकिन इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, पहले हम ये जो 60, जो थीटा है 60, इसका कोस निकालेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से। तो मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं कोस। ये जो कोस है और ये जो साइन है, ये अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा कैलकुलेटर। कौन सी चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। कैलकुलेटर में साइन का भी ऑप्शन होता है, कोस का भी ऑप्शन होता है और टेन का ऑप्शन भी होता है। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आपके बुक में ये टेबल लिखी हुई है, इस टेबल को आप यूज़ कर सकते हैं। ये टेबल कह रही है अगर एंगल 0 है तो 0 का साइन कितना होगा, 0, और 0 का जो कोस होता है वो 1 होता है। यानी अगर यहाँ पर एंगल 0 होता तो उसका साइन 0 होता और कोस उसका 1 होता। अगर आपको कोस सॉल्व करना है या साइन सॉल्व करना है तो आप या तो कैलकुलेटर यूज़ करें या तो ये वाली टेबल याद करें। लेकिन इस टेबल में आपको सिर्फ 4 एंगल मिले हुए हैं, एक 0, एक 45, एक 60 और एक 90। अगर एंगल 50 हो या 75 हो या 120 हो या 130 हो तब आप ये यूज़ नहीं कर सकते। ये टेबल आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब एंगल 0 का हो, या तो 45 का हो, या तो 60 का, या तो 90 का। अदरवाइज़ अगर कोई एंगल 30 है, 75 है, 100 है तो आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। आई होप ये वाली वीडियो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।